गुड इवनिंग साथियों। बैंकिंग जानकारी में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, ऋण समाधान योजना के बारे में और बैंकों के नियमों के बारे में जो हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम बैंक में डील करते समय आसानी रहती है। आज मैं बैंकिंग जानकारी में आगे बढ़ रहा हूँ और आपको लोन के बारे में बता रहा हूँ। लोन लेते समय क्या क्या सावधानियाँ बरती जानी चाहिए और हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं लोन लेने में। लोन की प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट हम पूरे करने से लोन हमें आसानी से मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो देखने के बाद में आपको लगेगा कि लोन लेने में आसानी हो सकती है। आपको वीडियो लास्ट तक देखोगे तब तक आपको ये लगेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे थे और इससे कौन सी गलतियाँ सुधार कर हम लोन लेने की प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, लोन आसानी से ले सकते हैं। पहले जो मैंने पॉइंट डाला है लोन लेने में, वो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं वो ये करते हैं कि जिस व्यक्ति से, जैसे हम ब्रांच में जाते हैं, बैंक में जाते हैं और जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं वो व्यक्ति अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लोन देने के लिए वो व्यक्ति अधिकृत होना चाहिए, उसी व्यक्ति से मिले। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लोन लेने के लिए हम किस से मिले। सबसे पहले मुझे ये पॉइंट लिखना पड़ा, क्योंकि हम लोन लेते हैं तो हम डायरेक्टली जिस व्यक्ति से मिलते हैं, किस व्यक्ति से मिलते हैं, या तो चपरासी या पियोन से मिलते हैं, जिसको कि लोन के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं होती, क्योंकि उसका कार्य नहीं है, काम नहीं है लोन देना। लोन देना काम जिस व्यक्ति का है हमें उससे डायरेक्टली मिलना है। क्या हम चपरासी से मिलकर लोन प्राप्त कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम पियोन से मिलकर वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो एक लोन लेने के लिए आवश्यक होता है। या फिर हम जो बिजी होता है, बैंक में सबसे बिजी आपको कैशियर मिलेंगे, हम उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि मैं लोन लेना चाहता हूँ, शॉप के लिए लोन लेना चाहता हूँ, या फिर मैं डेयरी लोन लेना चाहता हूँ, मुझे प्रधानमंत्री की किसी योजना के अंतर्गत लोन लेना है। वो सब योजनाएं भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी योजनाओं के अंतर्गत आप लोन ले सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी हैं जो आपकी प्रोफाइल को सॉलिड कर देंगे और आप लोन लेने के नज़दीक पहुंच जाएंगे। लोन लेने के लिए आप कैशियर से मिलते हैं, वो सबसे बिजी व्यक्ति होता है, बिजी एम्प्लॉय होता है, उससे इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको प्रॉपर जानकारी दे पाए। इसलिए आपको लोन लेने के लिए पियोन से नहीं मिलना है, कैशियर से नहीं मिलना है, क्योंकि ये दोनों का ही काम लोन देना नहीं होता है। हालांकि ये बैंक के कर्मचारी होते हैं, परंतु इनका कार्य लोन सेक्शन करना नहीं है। लोन सेंक्शन करना और लोन देना जिनका काम है वो है ब्रांच मैनेजर, और हमें सीधे इनसे मिलना होगा। और जब हम ब्रांच मैनेजर से मिलने जा रहे हैं, यदि हमें दुकान का लोन लेना मान लो और हम ब्रांच मैनेजर से मिलने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए एक संस्था का लोन लेने के लिए, एक दुकान का लोन लेने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। हमें किसी भी तरह का लोन चाहिए, हमें बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है। ब्रांच मैनेजर आपको तभी कहेगा जब आपका अकाउंट ब्रांच में हो। आपका ब्रांच में अकाउंट होना ज़रूरी है। यदि अकाउंट नहीं है, आपने सेविंग अकाउंट भी उस ब्रांच में नहीं खोल रखा है, तो लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। चाहे वो इंडिविजुअल व्यक्ति लोन ले रहा हो, चाहे हम किसी दुकान के लिए लोन ले रहे हो, तो हमारा खाता होना ज़रूरी है। दूसरा खाता मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास यदि करंट अकाउंट होगा तो वह सबसे बेस्ट होगा। अब मैं करंट अकाउंट की क्यों बात कर रहा हूँ, टॉपिक पर आते हैं। ब्रांच मैनेजर से हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ पर सर करंट अकाउंट खुला हुआ है। यदि आपकी दुकान है, शॉप है, तो आपका करंट अकाउंट वहाँ चल रहा है ब्रांच में, तो ब्रांच मैनेजर को बताएंगे सर हम आपके अच्छे रिलेशनशिप बन जाते हैं। यदि आपका करंट अकाउंट है तो सबसे बेस्ट है, उसमें आप लेन देन कीजिए, चेक से लेन देन कीजिए। केस में तो डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो कम से कम लेन देन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें करंट अकाउंट में चेक से लेन देन करना है। तो चेक से हम यदि बढ़िया लेन देन कर रहे हैं और ब्रांच मैनेजर को हम बताएंगे कि सर हमारा करंट अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, शॉप का यहाँ पर करंट अकाउंट चल रहा है, हम अच्छे ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं, हमारा इस तरीके से हम करंट अकाउंट को मेंटेन हमने कर रखा है, तो ब्रांच मैनेजर आपको वहीं पर आपकी तरफ अटेंशन होगा कि हाँ यहाँ पर करंट अकाउंट है, तो हमें लोन देने में क्या दिक्कत है। ठीक है, आपका करंट अकाउंट बहुत
सालों से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है दुकान का, या फिर किसी डेयरी संस्था का, अदर आपके करंट अकाउंट चलता है, तो यदि करंट अकाउंट आपका है तो लोन लेने में आसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें ट्रांजैक्शन ब्रांच मैनेजर देखेगा, ट्रांजैक्शन बढ़िया किए हुए हैं, टाइम टू टाइम आपके अच्छे ट्रांजैक्शन किए हुए हैं, लेन देन आपका अच्छा चल रहा है, तो आप मिनिमम बैलेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं करंट अकाउंट में, तो आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगा ब्रांच मैनेजर। अब ब्रांच मैनेजर आपसे जो चीज़ें मांगेगा लोन लेने के लिए वो देखिए। एक संस्था के लिए लोन लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ब्रांच मैनेजर मांग सकता है आपसे, उसके लिए आप पहले ही तैयारी करके जाएं तो ज़्यादा सुविधा होगी। और कुछ जानकारी आप ब्रांच मैनेजर से ले लीजिए कि सर हमें आप जानकारी दीजिए कि हम इस योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं, तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और चाहिए, ये हमारे फिलहाल हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, ये हमने बना रखे हैं, करंट अकाउंट हमारा आपके पास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मैंने आपको बताई, करंट अकाउंट। यदि आपकी दुकान है, यदि आपका छोटा बिजनेस भी है, तो भी आप करंट अकाउंट मेंटेन कीजिए। बैंक के साथ रिलेशन आपके बनेंगे, अच्छे रेपो बनेंगे, तो आप आगे लोन लेने में आपको आसानी होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि संस्था के लिए लोन कैसे लें, या इंडिविजुअल भी हो तो लोन कैसे लें। संस्था के लिए लोन के लिए बताता हूँ। साथियों, आपकी यदि कोई संस्था है, फर्म है या दुकान है, संस्था, फर्म या दुकान है, आप ब्रांच मैनेजर से मिलते हैं लोन लेने के लिए, तो आपको ब्रांच मैनेजर ये कहेगा कि लाइए दिखाइए संस्था या दुकान के कागज़ दिखाइए, किस नाम से है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपके पास संस्था का पैन कार्ड होना चाहिए। आपके पास संस्था का क्या होना चाहिए? पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड बना लीजिए। अपनी दुकान का है तो दुकान का पैन कार्ड बनाइए, और यदि फर्म है, इंडिविजुअल एक ही बंदा फर्म चला रहा है, तो फर्म का पैन कार्ड बनाइए, या फर्म 3-4 मिलकर पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस कर रखा है तो भी उसका पैन कार्ड बनता है। पैन कार्ड बनाइए, संस्था का पैन कार्ड दिखाइए। संस्था का क्या दिखाइए? पैन कार्ड दिखाइए। आपको ब्रांच मैनेजर कहेगा कि संस्था का लाइए, क्या है आपको दिखाना है। आप संस्था की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे संस्था की? तो जो पहचान का, जो बैंकर पहचान करता है संस्था की, उसमें देखता है कि संस्था का पैन कार्ड है कि नहीं है। तो आपको एक डॉक्यूमेंट साथ में जो लेकर जाना है और हमेशा अपने साथ में रखना चाहिए। आगे लोन लेने के लिए भी यदि किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है लोन लेने की, तो हमारे पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो दुकान का पैन कार्ड या फर्म का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप ब्रांच मैनेजर को या मैनेजर को ये दिखाइए कि ये फर्म का पैन कार्ड है सर। दूसरी चीज़ जो अभी ट्रेंड में है वो है जीएसटी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराइए। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन फ्री है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता। रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है। आपकी प्रोफाइल है लोन लेने की, जो आपने प्रोफाइल बना रखी है लोन लेने के लिए, जो आपने रिपोर्टें बना रखी हैं, जो फाइल बना रखी है, उस फाइल को आप सॉलिड कैसे करोगे? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट से। जीएसटी नंबर आपने यदि ले रखे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस नाम से संस्था चल रही है, इस नाम से संस्था चल रही है, और ये रजिस्टर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रजिस्टर है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपसे जो पैसा लेते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर पैसा लेते हैं। जैसे आप सीए से जीएसटी नंबर लेते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वो आपसे थोड़ा बहुत पैसा लेगा, वो प्रोफेशनल फीस होती है। गवर्नमेंट आपसे कुछ भी नहीं लेती। आप ऑनलाइन जाकर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्वयं भी ऑनलाइन जाकर, खुद जाकर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट हो गया पैन कार्ड, दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपके पास है संस्था का। आपकी प्रोफाइल अपने आप सॉलिड हो जाती है। लोन प्रोवाइड कराने वाला भी ये देखता है कि यार पैन कार्ड है, जीएसटी नंबर भी ले रखे हैं, जीएसटीआईएन नंबर भी है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, उद्योग आधार। यदि माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री है आपकी, छोटा बिजनेस आपका है, तो आप उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन कराएं।
ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? उद्योग आधार आपकी संस्था के एग्जिस्टेंस को दिखाता है, आइडेंटिटी को दिखाता है कि ये संस्था इस नाम से चल रही है। ये इम्पोर्टेंट उसके लिए भी है क्योंकि ये छोटे उद्योगों के लिए एमएसएमई संस्था है। एमएसएमई छोटे उद्योगों के लिए है। छोटे उद्योगों के लिए उद्योग आधार बनाना चाहिए, दुकानों के लिए भी उद्योग आधार बनता है, तो उद्योग आधार बनाइए। इसमें आपको गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ यदि लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट और सब्सिडी का यदि लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार बनाया जाना चाहिए। यदि आप गवर्नमेंट सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार बनाना चाहिए। उद्योग आधार से करंट अकाउंट खोलना भी सरल होता है और उद्योग आधार लोन डॉक्यूमेंट में भी आपको हेल्प करेगा। लोन डॉक्यूमेंट में आपकी संस्था की आइडेंटिटी दिखाएगा उद्योग आधार, और लोन लेने में सहायता करेगा। सब्सिडी प्राप्त, गवर्नमेंट सब्सिडी प्राप्त करने में आपकी सहायता क्या, कौन सा डॉक्यूमेंट करेगा? उद्योग आधार। इसलिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए, उद्योग आधार भी करा लेना चाहिए, उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन भी करा लेना चाहिए। इससे आपकी प्रोफाइल सॉलिड होगी। अब मैं आगे बताऊंगा कि ये तो आपकी संस्था के 3 डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट है, अभी ट्रेंड में है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपकी दुकान के लिए, फर्म के लिए या इंडिविजुअल, यदि आप छोटा कोई बिजनेस कर रखा है तो उनके लिए ये 3 चीज़ें आपके पास हो तो आप इम्प्रेस कर सकते हो बैंकर को, लोन प्रोवाइड कराने वाली संस्था को इम्प्रेस कर सकते हो कि तीनों चीज़ें हैं जो सॉलिड होनी चाहिए, वो तीनों चीज़ें बंदे के पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि एड्रेस, आपकी संस्था है कहाँ पर, आपसे पूछेगा, लोन देने वाला आपसे पूछेगा, ब्रांच मैनेजर आपसे पूछेगा कि चलो ये तो सही है परंतु आपकी संस्था कहाँ पर है, तभी आपको दिखाना है एड्रेस प्रूफ। तब आपको क्या दिखाना है? एड्रेस प्रूफ। ब्रांच मैनेजर पूछे कि आपकी संस्था कौन सी जगह है तो आपको एड्रेस प्रूफ दिखाना है। सर ये एड्रेस प्रूफ देखिए, इसमें ये हमारी संस्था इस जगह है। तो आप ब्रांच मैनेजर यदि थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे, आप 3-4 बार ब्रांच मैनेजर से मिलोगे, 2 बार मिलोगे, उनके मूड से पता चल जाता है कि आपको लोन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। यदि ब्रांच मैनेजर इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे पूछेगा कि आपकी संस्था कहाँ है, तो आपको एड्रेस प्रूफ दिखाने हैं। आपको क्या दिखाने हैं? एड्रेस प्रूफ दिखाने हैं। ये भी रेडी रखने चाहिए। हमें यदि लोन लेना है भविष्य में तो एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी रखने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप संस्था के लिए, दुकान के लिए लोन लेने जा रहे हैं तो आपको एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, और एड्रेस प्रूफ में आपको दिखाना है बिजली का बिल। यदि बिजली का बिल आपके नाम से आ रहा है, आप मालिक हो, तो बिजली का बिल दिखाइए कि सर यहाँ पर है और ये बिजली का बिल है। एड्रेस प्रूफ में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? एड्रेस प्रूफ में। यदि आप वोटर, पानी का बिल दिखाइए। किसका बिल दिखाइए? वोटर बिल है तो वोटर बिल दिखा दीजिए। बिजली का बिल है तो क्या दिखाओगे? बिजली का बिल दिखाओगे। इससे इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ भाई बिजली का बिल भी है, वोटर बिल भी है। आपको डॉक्यूमेंट की कमियों के कारण आपका लोन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, यदि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, दूसरे की प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर ले रखी है, तो आप क्या दिखा सकते हो? रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हो। और खुद की प्रॉपर्टी है तो खुद की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी आप दिखा सकते हो। रेंट एग्रीमेंट में एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि आप यदि रेंट एग्रीमेंट कर रखा आपने प्रॉपर्टी के मालिक के साथ, दूसरे की आप दूसरे की प्रॉपर्टी लेकर आपने बिजनेस कर रखा है, दुकान कर रखी है, उस पर लोन लेना चाहते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी लेकर आना पड़ेगा। मालिक से क्या लेकर आना पड़ेगा? एनओसी लेकर आना पड़ेगा। तो एनओसी के लिए कई बार आपको कह सकता है बैंकर कि एनओसी लाइए। आपने रेंट एग्रीमेंट दे दिया, आप एनओसी लाइए मालिक के, जिसकी प्रॉपर्टी है उससे ये लिखवा कर लाइए कि उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप दुकान के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको दुकान के लिए लोन लेने के लिए रेंट एग्रीमेंट, वोटर बिल, बिजली बिल, या फिर एक म्यूनिसिपल बिल और होता है, टैक्स जो चुकाते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी कई सी चीज़ें, परंतु मेन जो चीज़ है वो बिजली बिल 1 नंबर पर आता है, दूसरा नंबर वोटर बिल, और तीसरा नंबर यदि रेंट पर आपने
दुकान ले रखी है तो रेंट एग्रीमेंट आप दिखा सकते हो। ये एड्रेस प्रूफ हो गया आपका, ये क्या हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया। ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मैंने अभी तक आपको बताया, मैं आगे योजनाएं भी बताऊंगा, लोन संबंधी जो अभी योजनाएं चल रही हैं किस तरह से हम, हालांकि लोन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है लोन प्राप्त करने वालों की, ऐसा मानना है बैंकर्स का कि मार्केट में उतने लोन लेने वाले नहीं हैं, इसलिए बहुत सारी जो बैंकों के पास जो जमा हो गए थे, जो पूंजी जमा हो गई थी, जो पैसे जमा हो गए थे, लोन की डिमांड नहीं होने के कारण बहुत सारे बैंकों ने, 2-3 बैंकों ने वापस आरबीआई के पास जमा करा दी, जिसे रेपो रेट कहते हैं, और वो रेपो रेट 3.35% है। मतलब इसका मतलब ये है कि बैंकों के पास मार्केट में डिमांड नहीं है लोन की, तो बैंकों के पास बहुत सारा अधिक पैसा हो गया, उसको वापस आरबीआई के पास जमा कराना पड़ा। परंतु मेन चीज़ ये है कि हमें लोन लेने में परेशानी होती है, जिसके कारण आम आदमी बैंक जाने से भी घबराने लगा है। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया कि कम से कम ये जानकारी दी जाए तो लोन लेने के लिए हम इम्प्रेस हो सके, ये जानकारी दी जाए, हमें डॉक्यूमेंट के बारे में यदि पता हो तो हम लोन लेने के ज़्यादा करीब होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एड्रेस प्रूफ और संस्था की आइडेंटिटी होगी। अब मैं जो दिक्कत आती है जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं वो होता है इनकम प्रूफ पर। लोन लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखा दिया, आपने उद्योग आधार भी दिखा दिया, आपने संस्था का, दुकान का पैन कार्ड भी दिखा दिया, आपने बिजली का बिल भी दिखा दिया, परंतु बैंक वाला ये जानना चाहता है कि आपको जो लोन दिया गया है वो आप किस से वापस जमा करोगे, मतलब रीपेमेंट कैसे होगा। बैंक ये जानना चाहती है कि आप कि इनकम कहाँ से होगी और आपने इनकम के लिए क्या दिया है, कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ इसलिए मैं इस लोन को वापस चुकाने में समर्थ हो सकूँगा। मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रहा जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिनका बिजनेस पहले से है वो उनको लोन लेने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। जो नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके लिए अलग से बहुत सारी योजनाएं हैं, वो भी मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। परंतु अभी फ़िलहाल ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ हमें, एक दुकानदार है, छोटा बिजनेसमैन है, उसको भी ये चीज़ करनी चाहिए। फर्म का यदि इंडिविजुअल व्यक्ति, एक ही व्यक्ति यदि फर्म चला रहा है, उनको भी यही काम करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। और यदि आप पार्टनरशिप में फर्म कर रखी है तो उसको भी ये काम करना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है और उससे ब्रांच मैनेजर कहता है चलो आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, इस बंदे के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन था, इस बंदे के पास मान लो 11 बजे बैंक जाता है, 11 बजे एक व्यक्ति ब्रांच में जाता है लोन लेने, उसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी है, उसके पास उद्योग आधार भी है, उसके पास पैन कार्ड भी है संस्था का, उसके पास बिजली बिल भी है, फिर भी उसको लोन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बैंक कहते हैं कि आप इनकम प्रूफ दिखाइए। क्या प्रूफ दिखाइए? इनकम प्रूफ दिखाइए। इनकम, आपकी इनकम कहाँ से होगी वो प्रूफ दिखाइए। आपकी इनकम कहाँ से हो रही है और कितनी हो रही है, इसका प्रूफ चाहिए हमारे पास। इसके पास, इस बंदे के पास इनकम प्रूफ नहीं था, जिसे कहते हैं ज़्यादातर जो यूज में ली जाती है वो आईटीआर यूज में ली जाती है। इनकम प्रूफ में क्या यूज में ली जाती है? आईटीआर यूज में ली जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरनी चाहिए। दूसरा बंदा गया, उसको लोन मिल गया क्योंकि उसकी क्या भरी हुई थी, मान लो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरी हुई थी। कितने साल की होनी चाहिए? कम से कम 2 साल की तो होनी चाहिए। 2 साल की आईटीआर आपके पास होनी चाहिए, पीछे की 2 साल की आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भरी जाती है। इसमें लोन देने वाले की प्रोफाइल सॉलिड हो जाती है। आपकी यदि आईटीआर भरी हुई है, 2 सालों से आप आईटीआर भर रहे हैं, तो ये इसका प्रूफ है कि आप बिजनेस चला रहे हैं और आप इनकम भी कर रहे हैं। किसका प्रूफ है? आईटीआर इनकम का प्रूफ है। आईटीआर क्या है? इनकम का प्रूफ है कि आपकी इनकम हो रही है। अब किससे कितनी इनकम हो रही है, इसके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और एक बैलेंस शीट। ये चीज़ें आपको कौन प्रोवाइड कराएगा? ITR कौन भरता है? CA ज़्यादातर ये काम करते हैं, CA ये काम करते हैं, इसलिए आपकी थोड़ी कॉस्ट आएगी, परंतु आपको ITR है, अब ऑनलाइन भी होने लगा है, स्वयं भी हम ITR भर सकते हैं, तो आपको ITR भरनी चाहिए। किसके लिए? इनकम प्रूफ के लिए। ITR आपको भरनी चाहिए। किसके लिए भरनी चाहिए? इनकम प्रूफ के लिए भरनी चाहिए। ये लोन लेने में सहायक दस्तावेज है, इसलिए आपको ITR भरनी चाहिए। P&L आपको रखना चाहिए अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट भी आपको अपनी संस्था की रखनी चाहिए, दुकान की बैलेंस शीट बनाई भी रखनी चाहिए। लास्ट 2 साल की पिछले 2 साल की आपको पास बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आपके पास होनी चाहिए। वो आप ब्रांच मैनेजर को दिखाइए, इससे ब्रांच मैनेजर इंप्रेस होगा कि आपके पास बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और आपका बिजनेस प्रॉफिट में भी चल रहा है, तो वो लोन देने में आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर जो चीज़ें जहाँ पर अटकती हैं वो यहाँ पर ही अटकती है कि नया बिजनेसमैन होता है या गांव में, ज़्यादातर गांव में हम दुकानदार होते हैं, वो ITR नहीं भरती, डर लगता है कि इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। वैसा नहीं है, ITR हमें भरनी चाहिए, हमें अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी हमें बना लेनी चाहिए अपनी सुविधा के लिए, जो कि फ्यूचर में अदर पर्पज़ के लिए भी काम में आए। यदि लोन भी नहीं बनाए तो अदर पर्पज़ भी के काम में ले सकते हैं। ठीक है, लोन बनाने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इसके लिए CA की राय हमें लेनी चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट होता है, वो थोड़े बहुत आपसे पैसे लेता है, इसका थोड़ा सा हमें कॉस्ट आती है। और गांव के लोगों को लगता है कि थोड़ा इसका हमें थोड़ा कॉस्ट आता है, इसकी थोड़ी कॉस्ट आएगी हमें, परंतु ये हमारी प्रोफाइल को क्या कर देगा? सॉलिड कर देगा। इनकम प्रूफ के लिए ये ज़रूरी है। इनकम प्रूफ के लिए क्या है? ये ज़रूरी है। ये चीज़ें हम यदि ध्यान में रखें, ये चीज़ें हम यदि क्या रखें? ध्यान में रखें, तो हमें लोन लेने में आसानी हो जाएगी। अब यदि जैसे डेयरी उद्योग हमने लगाया और हमने डेयरी उद्योग को डेयरी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको डेयरी उद्योग यदि आप लगाना चाहते हो, डेयरी सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया आपने, उसका उद्योग आधार भी बना लिया, ये आपका सॉलिड हो गया। लोन लेने की तरफ आप बढ़ गए। करंट अकाउंट आपने खुलवा लिया, करंट अकाउंट को आपने मेंटेन कर लिया। कभी भी सब्सिडी की योजनाएं आती हैं तो आप उसमें क्या कर सकते हो? लोन के लिए अप्लाई करके सब्सिडी का भी लाभ ले सकते हो। नाबार्ड की तरफ से डेयरी उद्योग में सब्सिडी आती है, 25 से 33% तक सब्सिडी चल। ज़्यादातर डेयरी उद्योग ज़्यादा पल रहा है, फल फूल रहा है, डेयरी उद्योग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। परंतु डेयरी उद्योग में यदि हमने GST रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो हमारे डॉक्यूमेंट अच्छे हो गए, हमारी प्रोफाइल सॉलिड हो गई। प्लस डेयरी उद्योग में यदि मैंने उद्योग आधार बना लिया तो भी बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो फ्री में है। ऑनलाइन CSC केंद्र पर जाकर भी हम बना सकते हैं, मतलब ई-मित्र पर जाकर, और ऑनलाइन भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें लोन लेने में सहायता करती हैं। अब लोन लेने में सबसे बड़ी दिक्कत हमें तब आती है जब ये चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें ध्यान में भी रखना है। उससे पहले एक चीज़ देख लो, यदि हमारी इनकम, इस इनकम से यदि ब्रांच मैनेजर संतुष्ट नहीं होता है, हम दुकान के लिए लोन लेने जा रहे हैं, ब्रांच मैनेजर हमारी इस इनकम से संतुष्ट नहीं होता है, तो हम उसको एक तरफ दे सकते हैं कि सर हम गारंटर दे सकते हैं। कोई दूसरा जो बंदा अच्छी इनकम कमा रहा है उसकी आप गारंटी देकर भी क्या कर सकते हो? लोन प्राप्त कर सकते हो। यदि आपकी इनकम कम हो रही है तो इसके लिए हम गारंटर जोड़ सकते हैं। हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में यदि कोई गारंटर है तो हम उसकी गारंटी दे सकते हैं, वो हमारी गारंटी दे सकता है, वो हमारी गारंटी दे सकता है। मतलब यदि हमारी इनकम कम हो जिससे हम लोन लेने में हमें मना कर रहे हैं ब्रांच मैनेजर, तो हम गारंटर जोड़ सकते हैं। यदि ब्रांच मैनेजर हमें मना करता है कि आपकी इनकम कम है इसलिए आपको ये लोन नहीं मिलेगा, तो हम गारंटर जोड़ सकते हैं। ये ध्यान रहे, आप अपनी तरफ से ब्रांच मैनेजर को इन्फ्लुएंस कीजिए कि सर हमारी इनकम और हो जाएगी, हमारी इनकम कम है तो हम गारंटर जोड़ सकते हैं क्या? तो यदि वो अच्छे बंदे होंगे तो कहेंगे कि हाँ गारंटर रख लीजिए। ब्रांच मैनेजर आपको बोलेगा कि गारंटर रख लीजिए। मैं अब जो बता रहा हूँ लोन लेने के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और उसमें प्रॉब्लम आती है।
लोन प्राप्त करने से पहले हमें अपनी सिबिल देख लेनी चाहिए। लोन अप्लाई करने से पहले हमें अपनी सिबिल देखनी चाहिए। हाँ, सिबिल सबसे इम्पोर्टेंट है। सिबिल का स्कोर 750 से ऊपर होना चाहिए, 750 या 750 से ऊपर होना चाहिए। रिसर्च ये कहता है कि 79% या 75% लोगों को 75% उन्हीं लोगों को लोन मिला है जिनका सिबिल स्कोर कितना है, 750 है। तो हमें लोन अप्लाई करने से पहले सिबिल हमारी पता लगा लेनी चाहिए। सिबिल ऑनलाइन भी हम प्राप्त कर सकते हैं, प्लस सिबिल स्कोर हम बैंक में जाकर भी सिबिल अपनी निकाल सकते हैं। सिबिल स्कोर 750 के आसपास है, 750 से ऊपर है तो आप अच्छा माना जाता है और उनको लोन देने से बैंक मना भी नहीं करती है। अब देखिए आप 75% लोग वह हैं जिनको सिबिल स्कोर 750 से ऊपर था, मतलब सिबिल निकालेगी। लोन देने से पहले बैंक सिबिल निकालती है, तो आप पहले निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके 750 स्कोर है या नहीं है। अब मैं आपको सिबिल सुधारने का जो तरीका बता रहा हूँ वो देखिए। आप अपने पेमेंट है वो समय पर कीजिए तो आपका सिबिल स्कोर सुधर जाएगा। पेमेंट आपको समय पर ही करना है। अपनी यदि हमने मोटरसाइकिल ली, मान लो हमने बचपन में मोटरसाइकिल ली थी और उसकी किस्त डिफ़ॉल्ट पड़ी है, उसकी किस्त क्या है, डिफ़ॉल्ट पड़ी है, हमारा सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा। हमारा सिबिल स्कोर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उस समय क्या होते हैं, हम 17-18 साल की उम्र में नादान होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करते। सिबिल के बारे में 17-18 साल की उम्र में हमने 18 साल की उम्र में हमने बहुत ज़्यादा नादानी की, मोटरसाइकिल ले ली, उसकी किस्तें हमने समय पर जमा नहीं कराई तो हमारा सिबिल उससे वहीं पर ख़राब हो गया। हमारा सिबिल क्या हो गया, वहीं पर ख़राब हो गया। इसलिए जो किस्त है वो ओवर ड्यू होने से 5-10 दिन पहले ही अपने खाते में पैसे जमा करा दें ताकि वो किस्त आसानी से कट सके और हमारा सिबिल का स्कोर 750 से कम नहीं हो। ठीक है। सिबिल स्कोर को और बेस्ट बनाने के लिए, सिबिल स्कोर हमारा ख़राब कब हो जाता है, जब हम गारंटी दे रखी हो, हमें पता भी नहीं होता। हम कई बार क्या होता है कि दूसरों की गारंटी दे देते हैं, दूसरों के लोन की क्या देते थे, गारंटी दे देते हैं। और दूसरों का लोन है, जैसे हमने तीसरे व्यक्ति को गारंटी दी, हमने अपने चाचा को गारंटी दे दी, चाचा का लोन ख़राब चल रहा है तो हमारा सिबिल स्कोर भी उस पर इफेक्ट करेगा। उसका तो ख़राब ही है और हमने जो गारंटी दे रखी है उसके कारण हमारा सिबिल क्या करेगा, ख़राब दिखाएगा। सब सिबिल स्कोर ख़राब दिखाएगा, प्लस हमारी सिबिल में दिखाएगा कि आपने जो गारंटी दे रखी है वो लोन ख़राब चल रहा, जो आपने गारंटी दे रखी है वो लोन ख़राब चल रहा है। इसलिए गारंटी देने से पहले अच्छे आदमी के लिए गारंटी दें ताकि आपके सिबिल पर फर्क नहीं पड़े। गारंटी देने से पहले भी 2 बार सोचना चाहिए हमें, क्योंकि गारंटी यदि हम दे रहे हैं और उसने अपना लोन ख़राब कर दिया तो हमें आगे लोन लेने में दिक्कतें होगी। इसलिए गारंटी देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लस हमें पीछे वाले लोनों को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देने चाहिए। हमने बहुत सारे लोन ले लिए, यदि हमने गाड़ी के लिए लोन ले रखा है, पिकअप के लिए अलग लोन ले रखा है, ठीक है, 4-5 हमारे लोन चल रहे हैं तो सिबिल में वो सभी लोन दिखाते हैं, तो हमें पुराने लोन यदि हम बंद कर दें तो हमारा सिबिल सुधार हो जाएगा। पुराने लोन यदि ओवर ड्यू भी हैं तो उन्हें सही कीजिए ताकि हमारा सिबिल स्कोर क्या हो, सही हो। तो इसलिए आपने 5-6 तो गारंटी दे रखी है मान लो, और बहुत सारे आपके लोन चल रहे हैं तो वो सभी क्या आ जाएंगे, सिबिल में आ जाएंगे। और वो सिबिल में आने से ब्रांच मैनेजर ये देखेंगे कि आपके तो पहले से ही बहुत सारे लोन चल रहे हैं, आपने तो 5-7 को गारंटी भी दे रखी है, बहुत सारों को गारंटी दे रखी है, तो इससे आपको लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। पहले वाले लोन बकाया नहीं चलने चाहिए, पहले वाले लोन ओवर ड्यू नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनकी किस्त आप टाइम पर भर रहे हो तब तो सिबिल स्कोर आपका सही आएगा, आपका सिबिल स्कोर क्या आएगा, सही आएगा। परंतु पहले वाले लोन आपने 3-4 ले रखे हैं, उनमें से कईयों की किस्तें ड्यू चल रही हैं तो आपका सिबिल स्कोर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए सिबिल को सही रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आजकल ये बन गई है सिबिल, इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि सिबिल स्कोर हमको क्या रखना है, सही रखना है। ये जो बेसिक सी जानकारी थी लोन प्राप्त करने में, ये बेसिक जानकारी है एक दुकानदार के लिए, और एक जैसे इंडिविजुअल व्यक्ति यदि मैं ही लोन लेना चाहता हूँ तो भी ये बेसिक जानकारी है कि हमें एक दुकानदार बिजनेस शुरू करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से हम लोन ले सकते हैं। इतना कुछ करने के बावजूद भी जो ग्राहक
जिसको बैंकर भगवान मानते हैं, जिस ग्राहक को बैंकर क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो लोन लेने समय भगवान नहीं रह जाता है। इतने डॉक्यूमेंट हमने कंप्लीट कर दिए फिर भी हमें लोन नहीं मिल पाता। मुझे भी रियलिटी का पता है और आपको भी रियलिटी का पता है। इतना कुछ करने के बावजूद भी हमें लोन नहीं मिल पाता है, तो हमें योजनाओं में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। लोन योजनाएं, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनमें हमें सीधा ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए ताकि हमें कुछ इससे हटकर कुछ हमें मिल सके। हालांकि मैंने ये लोन की बेसिक जानकारी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें मैं उन जो नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उनके लिए कौन सा लोन होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।